Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to start the fifth topic of your third chapter of class 12 history book, that is kinship, caste and class, early societies. So this video is part 6 of this chapter. So before starting our today's video, I hope कि आप लोगों ने इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस पार्ट को जरूर देखा होगा. बट इन केस अगर आप लोगों ने किसी भी पार्ट को मिस किया है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा. सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 5 को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. बट टॉपिक नंबर 5 को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को इस चैप्टर के थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक को रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि इसके थ्रू आपको टॉपिक नंबर 5 को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा. सो इस चैप्टर के थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक में हम लोगों ने सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था. दैट मीन्स कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटी में, शुरुआत के समाज में लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस था, लोगों के बीच में जो भी भेदभाव था, सो उन्हीं सारी सोशल डिफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर के थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक में पढ़ा था. सो थर्ड टॉपिक में बेसिकली हम लोगों ने कास्ट सिस्टम के बेसिस पे सोशल डिफरेंसेस के बारे में जाना था, यानी कि लोगों को किस तरीके से अलग अलग वर्ण में, अलग अलग जाति में क्लासिफाई किया जाता था. सो अलग अलग सोशल कैटेगरीज में क्लासिफाई करने की वजह से लोगों के बीच में जो सोशल डिफरेंसेस था, सो उसके बारे में हम लोगों ने थर्ड टॉपिक में पढ़ा था. एंड चैप्टर के फोर्थ टॉपिक में हम लोगों ने रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी के बेसिस पे सोशल डिफरेंसेस के बारे में जाना था, यानी कि सोसाइटी में रहने वाले ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी या फिर ज़्यादा रिसोर्सेज होता है, सो उन लोगों को सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस दिया जाता है. वेरस ऐसे लोग जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज या फिर प्रॉपर्टी नहीं होता है, सो उन लोगों को सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस नहीं दिया जाता है. सो फोर्थ टॉपिक में हम लोगों ने रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी के बेसिस पे सोशल डिफरेंसेस के बारे में जाना था. सो चाहे हम लोग कास्ट सिस्टम के बेसिस पे सोशल डिफरेंसेस की बात करें या फिर रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी के बेसिस पे सोशल डिफरेंसेस की बात करें, सो इन दोनों ही टॉपिक को पढ़ के हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये पता लगता है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अर्ली सोसाइटी में काफ़ी सारे सोशल डिफरेंसेस होते थे. एंड ये सारे सोशल डिफरेंसेस कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स के द्वारा ही क्रिएट किया गया था. सो जब हमारे हिंदू सोसाइटी में इतना ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस हो रहा था, सो इसकी वजह से हिंदू सोसाइटी में रहने वाले जो लोग थे, स्पेशली जो भी लोअर कास्ट के लोग थे, सो उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे. सो इसी वजह से उस टाइम पीरियड में कई सारे दूसरे रिलीजन या फिर बिलीफ का इमर्जेंस होता है. एंड अलग अलग बिलीफ की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग रिलीजन की अगर हम लोग बात करें, सो उस टाइम पीरियड में जो बुद्धिज्म रिलीजन था, सो उसका जो इम्पोर्टेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. बुद्धिज्म रिलीजन का जो ग्रोथ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बेसिकली बुद्धिज्म रिलीजन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन था, जो भी नॉर्म्स थे, वो बहुत ज़्यादा सिंपल था. सो लोअर कास्ट के जो लोग थे वे लोग रिलेट कर पा रहे थे. उनके लिए हिंदू सोसाइटी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन था, सो उसको फॉलो करने से ज़्यादा ईजियर था कि वो बुद्धिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करे, बुद्धिज्म रिलीजन में जो भी सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करे. सो इसी वजह से अब हमारे हिंदू सोसाइटी में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि बुद्धिज्म रिलीजन को अडॉप्ट कर रहे थे. सो नाउ टॉपिक नंबर 5 में हमें बेसिकली बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में ही बता रखा है. सो इसीलिए मैंने आप लोगों को थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक के थ्रू ये समझाया कि किस तरीके से बुद्धिज्म रिलीजन का इमर्जेंस या फिर ग्रोथ होता है. सो टॉपिक नंबर 5 के इंट्रोडक्शन में हमें यही बता रखा है कि जितने भी बुद्धिस्ट पीपल थे, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को अडॉप्ट किया था, सो बुद्धिस्ट पीपल ने हमारी सोसाइटी में जो भी इनइक्वलिटीज़ थे, हमारी सोसाइटी में जो भी सोशल डिफरेंसेस या फिर जो भी सोशल इनइक्वलिटीज़ थे, सो उसके रिगार्डिंग एक अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक दूसरे तरीके के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया था. साथ ही साथ बुद्धिस्ट लोगों ने हमारी सोसाइटी में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप किया था टू रेगुलेट द सोशल कन्फ्लिक्ट, यानी कि सोसाइटी में सोशल इनइक्वलिटीज़ की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, सो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बुद्धिस्ट पीपल ने कई सारे इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप किया था. सो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में बहुत ही डिटेल वे में पढ़ने वाले हो. बुद्धिज्म रिलीजन के हर एक टीचिंग के बारे में पढ़ोगे, प्रिंसिपल के बारे में पढ़ोगे. बट इस चैप्टर के 5th टॉपिक में हमें बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया दे रखा है कि आखिर बुद्धिस्ट पीपल का सोशल इनइक्वलिटीज को लेकर, हमारे समाज को लेकर कैसा पर्सपेक्टिव था, कैसा नजरिया था, उनका क्या अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग था. ना नेक्स्ट हमें इस टॉपिक में एक स्टोरी के बारे में बता रखा है. सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसको सुत्ता पिताका कहा जाता है. सो सुत्ता पिताका से हमें बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है. इवन गौतम बुद्धा के जितने भी टीचिंग्स थे, सो उन सारी टीचिंग्स को इसी टेक्स्ट में लिखा गया है. सो जब हिस्टोरियंस ने सुत्ता पिताका को स्टडी किया,
देन उन्हें एक मिथ के बारे में पता चलता है, एक स्टोरी के बारे में पता चलता है। सो सबसे पहले हम लोग सुत्ता पिताका के उस मिथ को, उस स्टोरी को डिस्कस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी, शुरुआत के टाइम पीरियड में ओरिजिनली जो ह्यूमन बींग्स थे उनका एक फुल्ली इवॉल्व बॉडीली फॉर्म नहीं था। दैट मीन्स कि आज के टाइम पीरियड में ह्यूमन बींग्स का जो एक फुल्ली इवॉल्व यानी कि एक जो फुल्ली डेवलप्ड बॉडी है, सो ओरिजिनली ह्यूमन बींग्स का एक फुल्ली इवॉल्व यानी कि एक फुल्ली डेवलप्ड बॉडी नहीं था। एंड ह्यूमन बींग्स के अलावा अगर हम लोग प्लांट्स की भी बात करें, सो ओरिजिनली प्लांट्स भी फुल्ली डेवलप्ड नहीं थे। सो वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड में ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स फुल्ली डेवलप नहीं थे, सो उस टाइम पीरियड में जितने भी ह्यूमन बींग्स थे, सो सारे ही ह्यूमन बींग्स एक आइडियलिक स्टेट में रहते थे। यानी कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा सोसाइटी जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल हुआ करता था, जिस स्टेट में हमें लोगों के बीच में पीस यानी कि लोगों के बीच में शांति देखने को मिलता था, जिस स्टेट में हमें लोगों के बीच में इक्वलिटी देखने को मिलता था, जिस स्टेट में लोग मिलजुल के रहा करते थे। सो वो जो आइडियलिक स्टेट था, सो उस स्टेट में सारे ह्यूमन बींग्स बहुत ही शांति के साथ रहते थे। एंड साथ ही साथ उस स्टेट में रहने वाले जितने भी ह्यूमन बींग्स थे, सो वे लोग नेचर से यानी कि प्रकृति से उतना ही लेते थे जितना कि उनके लिए ज़रूरी होता था फॉर देयर ईच मील, यानी कि हर टाइम खाने के लिए जितना भी उनके लिए ज़रूरी होता था, सो सिर्फ और सिर्फ उतना ही सामान वे लोग नेचर से लिया करते थे, प्रकृति से लिया करते थे। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस होते गए, सो उसकी वजह से उस स्टेट में रहने वाले जितने भी ह्यूमन बींग्स थे, सो वो सारे ही ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा ग्रीडी होने लगे, यानी कि बहुत ज़्यादा लालची होने लगे, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा विंडिक्टिव। सो विंडिक्टिव का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिनके मन में बदला लेने का भावना होता है, रिवेंज लेने का भावना होता है। सो जितने भी ह्यूमन बींग्स थे, सो सारे ही ह्यूमन बींग्स ग्रीडी तो होते ही गए, बट ग्रीडी होने के साथ साथ सारे ही ह्यूमन बींग्स के मन में कहीं ना कहीं रिवेंज का जो भावना था वो भी उत्पन्न होने लगा। साथ ही साथ सारे ही ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा डिसीटफुल यानी कि बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट भी होते गए। सो इसकी वजह से वो जो आइडियलिक स्टेट था, जिस स्टेट में लोग बहुत ही शांति के साथ, इक्वलिटी के साथ रहते थे, सो वो जो आइडियलिक स्टेट था वो भी ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे डिक्लाइन होते गया, धीरे धीरे खराब होते गया। सो नाउ अब ये जो आइडियलिक स्टेट था, सो जब ये आइडियलिक स्टेट धीरे धीरे चेंज हो गया, सो नाउ अब उस स्टेट में रहने वाले जितने भी लोग थे, वे लोग ये वंडर करने लगे, ये सोचने लगे कि हम लोग जिस स्टेट में रह रहे हैं, सो इस स्टेट में सारी ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिसीटफुल यानी कि बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट हो चुके हैं। सो अब एक ऐसे स्टेट में रहना हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इस स्टेट में कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। पहले के टाइम पीरियड में लोग शांति के साथ रहते थे, लोगों में इक्वलिटी था, बट अब लोगों के मन में कहीं ना कहीं रिवेंज का भावना आ गया है। सो अब ये जो स्टेट है, इस स्टेट में रहना हमारे लिए सेफ नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी को भी मार सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं रिवेंज का भावना जो है वो उत्पन्न हो चुका है। सो इसी वजह से अब लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने स्टेट में एक ऐसे व्यक्ति को चूज करें, एक ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट करें जो कि हमारे स्टेट को गवर्न करेगा, जो कि हमारे स्टेट को रूल करेगा। एंड अगर हमारे स्टेट में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, जिसके मन में रिवेंज की भावना है, जो कि हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा बुरा काम कर रहा है, सो ऐसे व्यक्ति को पनिश करेगा। सो इसी वजह से एक ऐसे व्यक्ति का जो है डिमांड बढ़ने लगा, जो व्यक्ति स्टेट को गवर्न करेगा। सो इसी चीज़ से किनशिप का जो सिस्टम है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है उसका इमर्जेंस होता है। सो इसी वजह से लोगों ने ये वंडर किया, ये सोचा कि क्यों ना हम अपने स्टेट में एक ऐसे व्यक्ति को चूज करें जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वर्थफुल हो, यानी कि जिस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो एंड वो लोगों के ऊपर गुस्सा करे अगर उसका जो गुस्सा है वो राइट है। साथ ही साथ वो व्यक्ति लोगों को पनिश करे अगर पनिश करना ज़रूरी होता है, अगर पनिश करना राइट होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को वो लोग स्टेट से बाहर भी निकाल दे अगर कोई भी व्यक्ति हमारे स्टेट में कोई भी बुरा काम करता है। सो इसी वजह से, इस रिक्वायरमेंट की वजह से ही किनशिप का जो इंस्टीट्यूशन है उसका इमर्जेंस होता है। साथ ही साथ लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि जिस भी व्यक्ति को हम लोग चूज करेंगे जो कि हमारे स्टेट को गवर्न करेगा, सो उसके काम के बदले में हम लोग उनको बदले में अपना जो राइस है, जो भी वो लोग प्रोडक्शन करेंगे, सो उसका एक प्रोपोर्शन देंगे, यानी कि उसका एक हिस्सा भी प्रोवाइड करेंगे। सो नाउ इसी वजह से सारे ही लोगों ने मिलके एक ऐसे व्यक्ति को चूज किया जिसको महासम्मता कहा जाता है, जिसका मतलब होता है द ग्रेट इलेक्ट। दैट मीन्स कि स्टेट में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले सारे ही लोगों ने मिलके एक ऐसे व्यक्ति को इलेक्ट किया, एक ऐसे व्यक्ति को चूज किया जिसको महासम्मता कहा गया। एंड वो जो व्यक्ति है वो स्टेट को गवर्न करेगा, स्टेट में रूल करेगा, एंड उसके काम के बदले में लोग उनको अपना जो भी राइस वगैरह है, जो भी वो लोग प्रोडक्शन करेंगे, सो उसका कुछ हिस्सा दे देंगे एक टैक्स के रूप में।
सो सुत्त पिटक्का जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सो उस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये जो मिथ है, ये जो स्टोरी है, ये दिया गया है कि किस तरीके से किनशिप ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका इमर्जेंस होता है। सो इस स्टोरी से क्या कंक्लूजन निकलता है, इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है। सो अगर हम लोग पहले पॉइंट की बात करें, सो ये स्टोरी हमें ये सजेस्ट करता है कि ये जो किनशिप का इंस्टीट्यूशन है, यानी कि हमारी सोसाइटी में एक राजा होगा जो कि सभी लोगों को गवर्न करेगा, सभी लोगों के ऊपर रूल करेगा एंड जो भी बुरा व्यक्ति होगा उसको पनिश करेगा। सो ये जो किनशिप का इंस्टीट्यूशन है ये बेसिकली ह्यूमन चॉइस के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स ने ही किनशिप के इंस्टीट्यूशन को बनाया है। किनशिप का जो इंस्टीट्यूशन है ये भगवान के द्वारा नहीं बनाया गया है या फिर किसी भी रिलीजियस बुक में नहीं लिखा गया है, बल्कि ह्यूमन चॉइस की वजह से या फिर ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही किनशिप के इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया है। जब ह्यूमन बींग्स को ये लगा, जब ह्यूमन बींग्स को ये रिक्वायरमेंट हुआ कि हमारे स्टेट में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि हमें गवर्न करेगा, ताकि हमारे स्टेट में पीस जो है वो मेंटेन रहे, लोग जो है शांति के साथ रहे। सो इसी रिक्वायरमेंट की वजह से लोगों ने ही किनशिप के इंस्टीट्यूशन को फाउंड किया। साथ ही साथ लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि जो भी हमारा किंग होगा जिसको हम लोग इलेक्ट करेंगे, सो वो जो किंग है वो अपना जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, यानी कि वो पूरे ही स्टेट को गवर्न करेगा, सो वो जो भी काम करेगा, सो उसके बदले में हम लोग उसको एक पेमेंट देंगे टैक्स के फॉर्म में। सो ये जो टैक्स का सिस्टम है, सो ये भी कहीं पे डिवाइन क्रिएशन नहीं है, भगवान के द्वारा नहीं कहा गया है कि आपको अपने राजा को टैक्स देना पड़ेगा, बल्कि ये भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही क्रिएट किया गया है कि राजा हमारे लिए काम करेगा, तो इसके बदले में हम लोग टैक्स के रूप में उनको पेमेंट देंगे। सो ये पहला कंक्लूजन निकल के आता है इस स्टोरी से। एंड अगर हम लोग दूसरे कंक्लूजन की बात करें, सो इससे हमें ये पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स ने जब इस किंगशिप के सिस्टम को या फिर इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया है, दैट मीन्स कि ह्यूमन बींग्स फ्यूचर में इस सिस्टम को चेंज भी कर सकता है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम लोग बेसिकली संस्कृत टैक्स को देखेंगे, देन संस्कृत टैक्स में ये जो राजा महाराजा के सिस्टम है, सो इसको कहीं ना कहीं डिवाइन ओरिजिन कहा गया है। बट अगर हम लोग बुद्धिस्ट टैक्स की बात करें, सो बुद्धिस्ट टैक्स में एक ऐसा स्टोरी है जिस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि ये जो किनशिप का इंस्टीट्यूशन है ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। सो अगर ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किया गया है, दैट मीन्स कि फ्यूचर में ह्यूमन बींग्स ही इस सिस्टम को चेंज भी कर सकता है। सो यस, हमने आज के टाइम पीरियड में ये जो किनशिप का सिस्टम था उसको चेंज कर दिया है। आज के टाइम पीरियड में हमारे ऊपर जो भी रूल करता है हम लोग उसको इलेक्ट करते हैं। हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है जो कि हमारे ऊपर रूल करते हैं, हम लोग खुद उसको इलेक्ट करते हैं वोटिंग के थ्रू। सो जिस टाइम में हमारे लिए रिक्वायरमेंट था, सो उस टाइम में हम लोगों ने इस सिस्टम को क्रिएट किया। बट जब हमें ये लगा कि ये जो किनशिप का इंस्टीट्यूशन है ये बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है, अब ये जो किनशिप का इंस्टीट्यूशन है ये हेरिडिटी के ऊपर बेस्ड हो गया है, अब हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो उस वक्त हमने इस इंस्टीट्यूशन को, इस सिस्टम को ख़त्म भी कर दिया, इसको चेंज भी कर दिया। सो आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 5 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही डिटेल वे में हर एक पॉइंट को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। सो विद दिस टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट होता है। नाउ हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 6। सो टॉपिक का नाम है हैंडलिंग टैक्स, हिस्टोरियन एंड द महाभारत। सो जैसे कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर का जो मेन सोर्स है वो बेसिकली टेक्सुअल ट्रेडिशन है, यानी कि टेक्स्ट है। सो इस टॉपिक में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिर हिस्टोरियंस किस तरीके से उन सारे टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, किस तरीके से उन सारे टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और किस तरीके से हमारे अर्ली सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। सो जितने भी हिस्टोरियंस होते हैं, सो जब भी वो लोग किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, देन वो बेसिकली कुछ एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं। सो जो पहला एलिमेंट है वो है लैंग्वेज। सो जब भी हिस्टोरियंस को कोई भी टेक्स्ट मिलता है, सो सबसे पहले हिस्टोरियंस उस टेक्स्ट के लैंग्वेज को कंसिडर करते हैं। दैट मीन्स कि उस टेक्स्ट के लैंग्वेज को एग्जामिन करते हैं। सो अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें, सो सबसे पहले हिस्टोरियंस ये देखते हैं कि जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट हमें मिला है, क्या वो टेक्स्ट प्राकृत, पाली या फिर तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि प्रोबेबली ऑर्डिनरी पीपल का ही लैंग्वेज होता था, या फिर वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि ये माना जाता है कि वो अपर कास्ट के लोगों का ही लैंग्वेज था। दैट मीन्स कि सोसाइटी में जो प्रिस्ट लोग थे, यानी कि जो ब्राह्मण्स लोग थे, या फिर जितने भी एलाइट्स लोग थे, यानी कि उच्च वर्ग के लोग थे, सो संस्कृत लैंग्वेज बेसिकली अपर कास्ट लोगों का लैंग्वेज माना जाता है। सो हिस्टोरियन सबसे पहले यही एग्जामिन करते हैं कि कोई भी जो पर्टिकुलर टेक्स्ट हमें मिला है, सो क्या वो टेक्स्ट ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा गया है या फिर संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। सो अगर वो टेक्स्ट ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा गया है, दैट मीन्स कि उस टेक्स्ट को ऑर्डिनरी पीपल के लिए ही लिखा गया होगा। बट अगर वो टेक्स्ट संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, दैट मीन्स कि वो टेक्स्ट प्रिस्ट लोगों के लिए या फिर जो भी एलिट्स लोग हैं, जो भी ऊंचे वर्ग के या फिर ऊंचे कास्ट के लोग हैं, सो उनके लिए
लिए लिखा गया होगा। सो लैंग्वेज को कंसिडर करने के बाद जो नेक्स्ट चीज वो कंसिडर करते हैं वो है द काइंड ऑफ टेक्स्ट, यानी कि ये जो टेक्स्ट है आखिर इस टेक्स्ट का कंटेंट क्या है, इस टेक्स्ट में क्या लिखा गया है। सो हिस्टोरियंस नाउ ये चेक करते हैं, ये एग्जामिन करते हैं कि क्या इस टेक्स्ट में कोई भी मंत्र लिखा गया है जो कि रिचुअल स्पेशलिस्ट द्वारा लर्न किया जाता था या फिर चैंट किया जाता था, यानी कि बोला जाता था, या फिर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में कोई भी स्टोरी लिखा गया है जिस स्टोरी को कॉमन पीपल पढ़ते थे या फिर कॉमन पीपल सुना करते थे, या फिर अगर वो स्टोरी लोगों को इंटरेस्टिंग लगता था देन वो दूसरे लोगों को भी सुनाया करते थे। सो लैंग्वेज को कंसिडर करने के बाद सेकंड चीज जो कि हिस्टोरियंस कंसिडर करते हैं वो है किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का काइंड यानी कि कंटेंट। सो हिस्टोरियंस ये चेक करते हैं कि अगर पर्टिकुलर टेक्स्ट में मंत्र लिखा गया है दैट मीन्स कि ये जो टेक्स्ट है ये कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट होगा, बट अगर टेक्स्ट में स्टोरी लिखा गया है दैट मीन्स ये जो टेक्स्ट है ये एक फिक्शनल टेक्स्ट है जो कि कॉमन पीपल के लिए लिखा गया था। सो लैंग्वेज एंड टेक्स्ट के कंटेंट को चेक करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद थर्ड चीज जो कि हिस्टोरियंस कंसिडर करते हैं, एग्जामिन करते हैं वो है अबाउट द ऑथर, यानी कि ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है आखिर ये किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। सो हिस्टोरियंस बेसिकली इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट जो हमें मिला है आखिर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का ऑथर कौन है, उसके लेखक कौन है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में हमें उस ऑथर के पर्सपेक्टिव एंड उनके आइडियाज के बारे में भी पता चलता है। सो कोई भी ऑथर जब भी अपना कोई भी टेक्स्ट लिखता है सो उस टेक्स्ट में वो अपने आइडियाज को जरूर शेयर करता है, अपने पर्सपेक्टिव, अपना जो व्यू है, अपना जो ओपिनियन है उसको जरूर लिखता है। साथ ही साथ अगर हम लोग ऑथर के बारे में जानेंगे देन हमें ये भी पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे ऑथर होते हैं जो कि बेसिकली अपने ऑडियंस को जो पसंद है उसी चीज को लिखा करते हैं। यानी कि आप आज के टाइम पीरियड में भी देखो जितने भी ऑथर है सो वो लोग ये देखते हैं कि आखिर उनके जितने भी ऑडियंस है वो क्या पढ़ना पसंद करते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने टेक्स्ट को लिखते हैं। सो हिस्टोरियंस बेसिकली यही देखते हैं कि कोई भी जो पर्टिकुलर ऑथर है सो आखिर उस ऑथर ने अपने माइंड में क्या सोचा होगा, उन्होंने किन सारे ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना जो टेक्स्ट है उसको कंपोज किया था। सो इन्हीं सारी चीजों को देखकर वो टेक्स्ट को एग्जामिन करते हैं। सो ऑथर के नाम को या फिर ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के बाद फोर्थ चीज जो कि वो एग्जामिन करते हैं वो है किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का डेट, कि आखिर ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये किस टाइम पीरियड के दौरान लिखा गया था। सो नाउ हिस्टोरियंस ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोई भी जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसका पॉसिबल डेट क्या है, जिस टाइम पीरियड में, जिस डेट में उस टेक्स्ट को कंपोज किया गया था यानी कि कंपाइल किया गया था। नाउ डेट को कंसिडर करने के बाद फिफ्थ चीज जो कि वो एग्जामिन करते हैं, कंसिडर करते हैं वो है प्लेस, यानी कि वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो आखिर किस प्लेस में कंपोज किया गया था। सो जब भी हिस्टोरियंस किसी भी टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, किसी भी टेक्सुअल ट्रेडिशन को एनालाइज करते हैं टू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर अर्ली सोसाइटी, अबाउट अवर हिस्ट्री, सो बेसिकली हिस्टोरियंस इन सारी ही चीजों को कंसिडर करते हैं। सबसे पहले वो टेक्स्ट के लैंग्वेज को देखते हैं, उसके बाद टेक्स्ट के कंटेंट को देखते हैं, उसके बाद ऑथर के बारे में जानते हैं, फिर डेट को देखते हैं एंड उसके बाद प्लेस को देखते हैं। सो इन सारी ही चीजों को कंसिडर करने के बाद ही वो बेसिकली अपना कोई भी ओपिनियन देते हैं, अपना कंक्लूजन निकालते हैं, यानी कि ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है सो क्या इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का कोई भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं, क्या इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से हमें अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में पता लगता है या फिर नहीं। सो हिस्टोरियंस इन सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद ही किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट से हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सो जब बात हम लोग किसी भी दूसरे टैक्स की करते हैं सो दूसरे टैक्स में इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना, इन सारी चीज़ों को एग्जामिन करना कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस के लिए थोड़ा बहुत ईजियर होता है। बट जब बात हम लोग महाभारत टैक्स की करते हैं जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है, सो इस टेक्स्ट को कंसिडर करना, इस टेक्स्ट को एग्जामिन करना कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टैक्स होता है। सो नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6.1, सो इस टॉपिक में हम लोग महाभारत के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि आखिर हिस्टोरियंस महाभारत ये जो टैक्स है इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं, इसको किस तरीके से एग्जामिन करते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सो उस टॉपिक का नाम है लैंग्वेज एंड कंटेंट। सो इस टॉपिक में हम लोग महाभारत के लैंग्वेज एंड कंटेंट के बारे में जानेंगे, जो कि शुरुआत का पहला 2 स्टेप है जो कि हिस्टोरियंस यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए। सो सबसे पहले हिस्टोरियंस लैंग्वेज को कंसिडर करते हैं, यानी कि लैंग्वेज को एग्जामिन करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग लैंग्वेज की बात करें सो महाभारत के जिस वर्जन को हम लोग कंसिडर करते हैं, जिस वर्जन को हम लोग पढ़ते हैं, सो वो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था।
बट हाउएवर महाभारत में जिस संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया गया है वो बहुत ज़्यादा सिंपलर है एज कम्पेयर टू द वेदास एंड ऑफ द प्रशस्ति, यानी कि जिस संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है 4 वेदास में या फिर प्रशस्ति में, जिसके बारे में हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, सो वो जो संस्कृत था सो उसके कंपैरिजन में महाभारत में जिस संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज़्यादा ईजियर है, जिसको ऑर्डिनरी पीपल भी पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। सो यहाँ पे हिस्टोरियंस को कन्फ्यूजन हो जाता है। सो इसी वजह से महाभारत को स्टडी करना या फिर महाभारत टेक्स्ट को एनालाइज करना हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। सो महाभारत में ईजियर संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है एज कम्पेयर टू द संस्कृत लैंग्वेज ऑफ वेदास एंड प्रशस्ति। ना दूसरा चीज जो कि हिस्टोरियंस कंसिडर करते हैं वो है काइंड ऑफ टेक्स्ट, यानी कि महाभारत ये जो टेक्स्ट है आखिर इसका कंटेंट क्या है। सो हिस्टोरियंस जब भी महाभारत ये जो टेक्स्ट है इसके कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं देन वो महाभारत के कंटेंट को बेसिकली 2 पार्ट्स में या फिर 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। सो महाभारत का जो पहला सेक्शन है सो उसको बेसिकली नैरेटिव सेक्शन कहा जाता है। सो ये जो सेक्शन है सो इस सेक्शन में आपको स्टोरीज देखने को मिलेगा। सो वो सेक्शन जहाँ पे हमें स्टोरीज देखने को मिलता है सो उस सेक्शन को नैरेटिव सेक्शन कहा गया है। एंड दूसरा सेक्शन है डाइडेक्टिक सेक्शन। सो महाभारत का वो सेक्शन जहाँ पे हमें प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है अबाउट द सोशल नॉर्म्स, सो उस सेक्शन को बेसिकली डाइडेक्टिक सेक्शन कहा जाता है। सो नाउ अब मैं आपको ये दोनों ही सेक्शन थोड़े बहुत एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ ताकि आपको ये दोनों ही सेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। सो बेसिकली महाभारत का जो नैरेटिव सेक्शन है सो उसमें हमें स्टोरीज देखने को मिलता है। सो आप लोगों को महाभारत का जितना भी स्टोरी पता है, जैसे कि कौरव एंड पांडव के बीच में युद्ध का जो भी सीन था, सो ये जो स्टोरी था, या फिर जब कौरव एंड पांडव के बीच में पासे का जो खेल हुआ था, या फिर द्रौपदी का जो चीरहरण वाला स्टोरी था, सो उन सारी स्टोरीज को महाभारत के नैरेटिव सेक्शन में रखा गया है ना। दूसरा है डाइडेक्टिक सेक्शन। सो महाभारत में हमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बता रखा है, जितना भी मॉरल लेसन या फिर जितने भी टीचिंग्स वगैरह दिया गया है, जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि व्यक्ति को सोसाइटी में फॉलो करना होता है, सो उन सारे सोशल नॉर्म्स के बारे में हमें जिस जिस पार्ट में जिस जिस सेक्शन में बता रखा है सो उन सारे सेक्शन को डाइडेक्टिक सेक्शन में रखा गया है। सो इसका अगर मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल दूं सो वो है भगवद गीता। सो जब कौरव एंड पांडव के बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था सो उस टाइम में लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को जो भी एडवाइस दिया था, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया था, सो वो जो पार्ट है सो उस पार्ट को या फिर उस सेक्शन को बेसिकली डाइडेक्टिक सेक्शन में रखा गया, क्योंकि उसमें हमें मॉरल लेसन के बारे में पता चलता है। उसमें कृष्ण ने अर्जुन को जो भी एडवाइस दिया है सो उसके थ्रू हमें भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है, हमें भी बहुत सारी टीचिंग्स मिलती है। सो उस सेक्शन को बेसिकली डाइडेक्टिक सेक्शन में रखा गया है, क्योंकि उसमें हमें सोशल नॉर्म्स के बारे में पता चलता है। सो आई होप कि आपको नैरेटिव एंड डाइडेक्टिक सेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो हिस्टोरियंस जब भी महाभारत ये जो टेक्स्ट है इसको एनालाइज करते हैं देन वो बेसिकली महाभारत के कंटेंट को 2 सेक्शन में या फिर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। बट ये दोनों ही सेक्शन के बीच में जो डिवीजन है वो वाटर टाइट नहीं है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है जो डाइडेक्टिक सेक्शन है सो उसमें हमें कोई भी स्टोरीज देखने को नहीं मिलता है, या फिर जो नैरेटिव सेक्शन है उसमें हमें कोई भी सोशल मैसेज देखने को नहीं मिलता है। सो ऐसा नहीं है, यानी कि डाइडेक्टिक सेक्शन में भी हमें कई बार स्टोरीज देखने को मिलता है बट उन सारी स्टोरीज से हमें कोई ना कोई मॉरल लेसन दिया जाता है। एंड सिमिलरली अगर हम लोग नैरेटिव सेक्शन की बात करें सो नैरेटिव सेक्शन में भी कई बार हमें सोशल मैसेज दिया हुआ रहता है। सो इन दोनों ही सेक्शन के बीच में हमें कोई भी वाटर टाइट डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। सो महाभारत के कंटेंट को एग्जामिन करने के बाद हिस्टोरियंस का क्या मानना है? सो जनरली हिस्टोरियंस का ये मानना है, सारे हिस्टोरियंस इस बात पे एग्री करते हैं कि महाभारत को एक ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी की तरह लिखा गया था। एंड फिर बाद में ये जो डाइडेक्टिक पोर्शन है, यानी कि जिस पार्ट में, जिस पोर्शन में या फिर जिस सेक्शन में हमें मॉरल टीचिंग्स के बारे में बता रखा है, जहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है, सो ये जो डाइडेक्टिक पोर्शन है ये प्रोबेबली बाद में महाभारत में ऐड किया गया था। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आता है कि जब हिस्टोरियंस दूसरे अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन को एग्जामिन करते हैं, उन सारे दूसरे अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन के टेक्स्ट को देखते हैं, देन उन्हें ये पता लगता है कि ये जो महाभारत टेक्स्ट है सो दूसरे अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन के टेक्स्ट में महाभारत टेक्स्ट को इतिहास डिस्क्राइब किया गया है। सो इतिहास का मतलब होता है हिस्ट्री, जो कि पास्ट में हुआ था। सो इसकी वजह से अगेन हिस्टोरियंस के माइंड में एक डाउट आता है, एक कंफ्यूजन आता है कि जिस महाभारत टेक्स्ट को हम लोग एक ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी बोल रहे थे, सो उस महाभारत टेक्स्ट को दूसरे अर्ली संस्कृत
टेक्स्ट में इतिहास कहा गया है। दैट मीन्स कि क्या महाभारत में जितने भी स्टोरीज है सो क्या वो स्टोरीज सच में पहले के टाइम पीरियड में हुआ था। सो ये हिस्टोरियंस के माइंड में एक डाउट आता है। सो इसकी वजह से कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है, कुछ हिस्टोरियंस ये थिंक करते हैं, ये सोचते हैं कि हो सकता है कि पहले के टाइम पीरियड में सच में एक किनफॉक यानी कि एक फैमिली के बीच में एक्चुअल में कन्फ्लिक्ट हुआ था एंड उसका जो मेमोरी है सो उसी चीज़ को महाभारत में डिस्क्राइब किया गया है, नैरेटिव सेक्शन में उसी चीज़ को बताया गया है। बट जब भी हिस्टोरियंस या फिर आर्कियोलॉजिस्ट महाभारत के एविडेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उस बैटल के बारे में एविडेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, देन उन्हें कोई भी कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं मिलता है, यानी कि उस बैटल को सपोर्ट करने वाला कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। तो एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है जिससे ये प्रूफ होता है कि सच में महाभारत में जिस बैटल के बारे में बता रखा है, जिस कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में बता रखा है, सो वो सच में हुआ था या फिर नहीं। सो विद दिस हमने महाभारत टेक्स्ट के लैंग्वेज एंड काइंड ऑफ टेक्स्ट यानी कि उस टेक्स्ट के कंटेंट को स्टडी किया। ना हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6.2। सो इस टॉपिक में हमें महाभारत ये जो टेक्स्ट है सो इसके ऑथर एंड इसके डेट के बारे में बता रखा है। ना जो थर्ड चीज जो कि हिस्टोरियंस कंसिडर करते हैं जब भी वो महाभारत को स्टडी करते हैं सो वो है अबाउट द ऑथर, यानी कि आखिर महाभारत को किसने लिखा था। सो इसमें भी हिस्टोरियंस को कोई एक प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है। सो जिस तरीके से हिस्टोरियंस को महाभारत के लैंग्वेज को समझने में कन्फ्यूजन होता है, जिस तरीके से हिस्टोरियंस को महाभारत के कंटेंट को समझने में कन्फ्यूजन होता है, सिमिलरली जब हिस्टोरियंस महाभारत के ऑथर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं सो इसमें भी हिस्टोरियंस को कन्फ्यूजन होता है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। सो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग महाभारत का ये जो ओरिजिनल स्टोरी है सो ये प्रोबेबली चैरियोटर बर्ड्स के द्वारा कंपोज किया गया होगा, जिनको सुतास कहा जाता था। सो चैरियोटर बर्ड्स का मतलब क्या होता है? सो चैरियोटर का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि रथ को चलाते हैं। सो सारथी को चैरियोटर कहा जाता है एंड बर्ड्स का मतलब होता है कवि। सो ऐसे सारथी जो कि कवि हुआ करते थे, जिनको पोएम्स वगैरह लिखना आता था, सो ऐसे चैरियोटर बर्ड्स के द्वारा ही महाभारत का जो ओरिजिनल स्टोरी था वो लिखा गया था। सो बेसिकली ये सारे जो चैरियोटर बर्ड्स होते थे ये लोग क्षत्रिय वॉरियर्स यानी कि क्षत्रिय किंग को बैटलफील्ड में लेके जाते थे अपने रथों में एंड फिर बैटलफील्ड में जाके ये लोग जो कुछ भी देखते थे कि किस तरीके से जो क्षत्रिय किंग से वे लोग युद्ध कर रहे हैं, किस तरीके से महाभारत का युद्ध हुआ था, किस तरीके से लोगों के बीच में फाइटिंग हुआ था। सो इन सारी चीजों को उन्होंने अपने आंखों से देखा एंड फिर उन सारी चीजों को चैरियोटर बर्ड्स ने पोएम्स के फॉर्म में कंपोज कर दिया फॉर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्रीज एंड अदर अचीवमेंट्स, यानी कि उनके राजा का जो विक्ट्री था, उनके राजा का जो जीत था या फिर उनके राजा का जो भी अचीवमेंट्स था, सो उन सारी चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने जो कुछ भी देखा सो उन सारी चीजों को उन्होंने पोएम्स के फॉर्म में कंपोज कर दिया। एंड ये सारे जो कंपोजिशंस थे, ये सारे जो पोएम्स वगैरह थे जो कि चैरियोटर बर्ड्स के द्वारा कंपोज किया गया था, सो ये ऑरली यानी कि मौखिक रूप से ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सर्कुलेट होता गया। सो ये हमें पहला पॉइंट पता चलता है अबाउट द ऑथर कि जो महाभारत का ओरिजिनल स्टोरी है ये चैरियोटर बर्ड्स के द्वारा लिखा गया था। ऐसे चैरियोटर जो कि बेसिकली क्षत्रिय वॉरियर्स को, क्षत्रिय किंग को युद्ध भूमि में लेके जाते थे ना। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट को डिस्कस करें सो 5th सेंचुरी BC के बाद से बेसिकली ये सारे जो कॉम्पोजिशन थे जो कि ऑरली ट्रांसमिट हो रहे थे, ऑरली सर्कुलेट हो रहे थे, सो इन सारे ऑरल स्टोरीज को या फिर इन सारे ऑरल कॉम्पोजिशन को ब्राह्मण्स ने राइटिंग के फॉर्म में कंपोज कर दिया, यानी कि उन सारे ऑरल स्टोरीज को ब्राह्मण्स ने लिख डाला। सो सेकंड पॉइंट में हमें क्या पता चलता है कि महाभारत ये जो टेक्स्ट था सो ये बेसिकली ब्राह्मण्स के द्वारा लिखा गया था। सो इसमें भी हिस्टोरियंस को कंफ्यूजन होता है ना। नेक्स्ट चीज जो कि हिस्टोरियंस कंसिडर करते हैं वो है महाभारत का डेट, यानी कि किस टाइम पीरियड के दौरान महाभारत को लिखा गया था। सो महाभारत के डेट के बारे में कहीं ना कहीं हम लोगों ने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था। सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने ये जाना था कि ऐसा नहीं था कि महाभारत को किसी एक पर्टिकुलर साल में, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में कंपोज किया गया था, बल्कि महाभारत को कंपोज करने में 1000 ईयर का टाइम पीरियड लगा था। सो बेसिकली 5th सेंचुरी BC के बाद से ही महाभारत का कंपोजिशन का जो काम था उसको स्टार्ट किया गया एंड लगभग 1000 ईयर का टाइम पीरियड लगा महाभारत को कंपोज करने में। सो ये जो अलग अलग टाइम पीरियड था, ये जो अलग अलग फेज था, जिस टाइम पीरियड में, जिस फेज में महाभारत को कंपोज किया गया था, सो अलग अलग फेज में हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में एंड उसका प्रभाव कहीं ना कहीं महाभारत की स्टोरी में भी हमें देखने को मिलता है। सो अगर हम लोग पहले फेज की बात करें
सो वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में महाभारत की स्टोरी को कंपोज किया जा रहा था या फिर कंपोजिशन की शुरुआत हो रही थी। सो उस टाइम पीरियड में हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कुछ छोटे छोटे चीफडम्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुरु एंड पांचाल, जिसका जिक्र हमें महाभारत की स्टोरी में भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट महाभारत का जो पूरा स्टोरी है, सो पूरा ही स्टोरी कुरु एंड पांचाल किंगडम के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। सो वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में कुरु एंड पांचाल जैसे जो छोटे छोटे चीफडम्स थे वो ग्रेजुअली किंगडम्स में कन्वर्ट हो रहे थे। सो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि उस टाइम पीरियड में हमारी सोसाइटी में जितने भी पुराने सोशल वैल्यूज थे, सो जब हमारी सोसाइटी में जो ओल्ड सोशल वैल्यूज थे, सो उन सारे वैल्यूज को जब न्यू सोशल वैल्यूज या फिर जो न्यू नॉर्म्स रिप्लेस कर रहे थे, सो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारी स्टोरी में भी हमें देखने को मिलता है। उसका कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन हमें महाभारत के स्टोरी में भी देखने को मिलता है। सो जब भी कोई भी टेक्स्ट जिस टाइम पीरियड में लिखा जाता है, जिस जगह पे लिखा जाता है, सो उस टाइम पीरियड में जो कुछ भी घटना होता है, जो कुछ भी कल्चर वगैरह उस टाइम पीरियड का रहता है, सो उसका प्रभाव हमें अपने टेक्स्ट में भी देखने को मिलता है। सो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जिस टाइम पीरियड में महाभारत को कंपोज किया जा रहा था, सो उस टाइम पीरियड में सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रहे थे, सो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमें अपने स्टोरी के कुछ कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है। उसका रिफ्लेक्शन हमें अपने स्टोरी यानी कि महाभारत के कुछ कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है। सो ये था पहला फेज। नाउ अगर हम लोग दूसरे फेज की बात करें, सो अगेन महाभारत को 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी CE के टाइम पीरियड के दौरान भी कंपोज किया गया था। सो नाउ ये जो टाइम पीरियड था, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में विष्णु भगवान की जो वर्शिप था वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा था। सो अगेन इसका प्रभाव हमें अपने टेक्स्ट में देखने को मिलता है। सो हमारे महाभारत के टेक्स्ट में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है जिनको कृष्ण कहा गया है, सो कृष्ण को अब इस टाइम पीरियड में लोग जो है विष्णु के साथ आइडेंटिफाई करने लगे। सो अगेन इस टाइम पीरियड में सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रहे थे, सो उसका प्रभाव हमें अपने महाभारत के टेक्स्ट में भी देखने को मिला। सो महाभारत में कृष्ण के बारे में बता रखा है, बट उस टाइम पीरियड में विष्णु का वर्शिप इंक्रीज हो रहा था, ग्रो हो रहा था। सो कृष्ण को विष्णु के अवतार के साथ ही लिंक किया गया, यानी कि आइडेंटिफाई किया गया। नाउ अगर हम लोग तीसरे फेज की बात करें, सो महाभारत का जो तीसरा फेज है वो हमें देखने को मिलता है बिटवीन 2nd सेंचुरी CE टू 4th सेंचुरी CE। सो इस टाइम पीरियड के दौरान महाभारत में जो लार्ज डाइडेक्टिक सेक्शन है, जिसमें हमें बेसिकली नॉर्म्स के बारे में बता रखा है, मॉरल लेसन के बारे में बता रखा है, सो वो जो चीज़ है वो महाभारत में ऐड किया गया था। सो महाभारत में जो डाइडेक्टिक सेक्शन है, सो वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मनुस्मृति में जो कुछ भी नॉर्म्स वगैरह लिखा गया है, मनुस्मृति में जो कुछ भी टीचिंग्स वगैरह दिया गया है, सो उससे मिलता जुलता हमें डाइडेक्टिक सेक्शन महाभारत में देखने को मिलता है। सो महाभारत में ये जो डाइडेक्टिक सेक्शन था, इसको इसी टाइम पीरियड के दौरान ऐड किया गया था। सो इन सारे एडिशन के कारण महाभारत, जो कि इनिशियली एक ऐसा टेक्स्ट था जिस टेक्स्ट में हमें 10,000 से भी कम वर्सेस देखने को मिलते थे, 10,000 से भी कम श्लोक थे, बट टाइम टू टाइम अलग अलग फेज में महाभारत में जितने भी एडिशन होते गए, सो इसकी वजह से महाभारत में आज के टाइम पीरियड में लगभग 1 लाख वर्सेस है, यानी कि 1 लाख श्लोक है। सो अगर हम लोग ट्रेडिशनली बात करें कि आखिर महाभारत के ऑथर कौन है, महाभारत को किनके द्वारा कंपोज किया गया है, सो ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि महाभारत को एक ऋषि द्वारा कंपोज किया गया था जिनका नाम है वेद व्यास। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 6.2 भी कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने ऑथर के बारे में एंड डेट्स के बारे में जाना। सो इन सारे इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस लिए हिस्टोरियंस के लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है महाभारत टेक्स्ट को एग्जामिन करना, क्योंकि हर एक चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। सो इसीलिए महाभारत हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे रिचेस्ट टेक्स्ट है। एंड महाभारत को स्टडी करने के बाद हमें अपने अर्ली सोसाइटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। सो अगर आपको लास्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज़ कमेंट में डाउन, एंड अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ कमेंट में डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो and share my video with your friends and classmates. And please don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon अगर आप ऐसे ही दूसरे भी चैप्टर्स के वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। So now see you all soon in my next video. Till then bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.